तो हेलो, कैसे हो आप लोग सभी। और आज हम एक नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तक जो हमने किया था वो एक एज अ कंज्यूमर हम सोच के बात कर रहे थे। मतलब अभी तक जो हमने डिस्कस किया, जितना भी किया, वो एज अ कंज्यूमर हमने डिस्कस किया है। क्योंकि अभी तक हमने जो डिस्कस किया था बेसिकली डिमांड किया था, यानी कि मांग। मांग जो है वो कौन करता है? उपभोक्ता करता है। यानी कि हम और आप जब किसी चीज को खरीदना चाह रहे हैं तब हम डिमांड कर रहे हैं। अब जब बात कर रहे हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, तो अब हम कंज्यूमर साइड से सप्लायर साइड, यानी कि ये कहूं, या मैन्युफैक्चरर साइड, या और मैन्युफैक्चरर को आप कह सकते हो प्रोड्यूसर साइड। प्रोड्यूसर साइड हम स्विच कर रहे हैं। और अब हम यहां पर जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी हम एनालिसिस करेंगे, वो करेंगे एज अ प्रोड्यूसर। यानी कि हम प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे अपने, और सोचेंगे रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन के लिए। रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन का यहाँ पे मतलब होता है कि किस तरह से जो हमारे पास उपलब्ध हैं हम उनका कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम पैसे कमा सके या अपने ज्यादा से ज्यादा सेल्स को हम बढ़ा सके। तो होपफुली यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि जो सप्लाई है वो बेसिकली किसका है? सप्लायर साइड का है, और डिमांड थी जो कंज्यूमर साइड की थी। अब बिफोर स्टार्टिंग द सप्लाई, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको। एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा और मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी में भी काम आ रहा है। आप लोगों ने दो कॉन्सेप्ट सुने होंगे, स्टॉक एंड फ्लो, जिसको कहते हैं चर एवं प्रवाह। क्या होता है, एक एक लाइन में इनको समझते चलेंगे, क्योंकि ये इस सप्लाई कॉन्सेप्ट के लिए बेस है हमारा। इसको समझने के लिए बेस का काम करेगा। जो स्टॉक होता है आपका, यानी कि चर जो है आपका, वो क्या होता है? किसी निश्चित समय पर, निश्चित समय बिंदु पर, ऑन आ फिक्स्ड टाइम पीरियड, ऑन आ फिक्स्ड टाइम पीरियड। और दूसरा होता है इट इज एक्यूमुलेटेड, यानी इकट्ठा किया गया है। देखो, कोई भी चीज आपकी जो कि एक निश्चित समय पर आप माप रहे हो, इसको मेजर करना, हमें मापना है। ठीक है, एक फिक्स टाइम पे आप किसी चीज को माप रहे हो और आपने वो एक्यूमुलेट करी है, यानी कि इकट्ठा करी है। जैसे आप कह सकते हो कि आपके अकाउंट में मंथली सैलरी आ रही है, उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ 31 मार्च 2025 को बैलेंस कितना था, तो जो भी आप जवाब दोगे, सपोज करो कि 31 मार्च 2025 को आपके जो बैंक बैलेंस था उसमें लगभग 1 लाख रुपया था। ठीक है, तो 1 लाख रुपया क्या था? ये आपका स्टॉक था। क्योंकि स्टॉक को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर टाइम पे मेजर कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड फ्लो क्या कहता है हमारा? फ्लो होता है ड्यूरिंग आ टाइम पीरियड। इसमें था फिक्स्ड टाइम, यानी कि एक किसी, और ये था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, यानी कि ये चलता चला जाएगा। फ्लो को आप जनरली ऐसे भी समझ सकते हो कि फ्लो क्या होता है, प्रवाह क्या होता है, जो कंटिन्यू चल रहा है। और इसमें एक्यूमुलेट नहीं होता, इसमें चलता रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मंथली सेल। मंथली सेल का मतलब है कि 1 से लेकर 30 के बीच में आपकी सेल पर डे के हिसाब से कितनी रही। तो एट द एंड आप क्या करोगे?
तो टोटल कर लोगे कि एज ऑन डेट। तो यहां से एक हमारा कॉन्सेप्ट भी यहीं से ड्राइव होता है कि जो फ्लो है, किसी भी चीज का फ्लो है, जब उसको एक पॉइंट पे माप लिया जाए तो वो स्टॉक बन जाता है, और जब कंटिन्यू उसको देखते रहें तो वो फ्लो कहलाता है। इसमें भी जैसे मंथली सेल को अगर हम 1 2 3 4 ऐसे करके 1 से 30 दिन में देखेंगे तो डेली का चल रही होगी सेल, कुछ ना कुछ, किसी दिन ज्यादा भी होगी, किसी दिन कम भी होगी, और किसी दिन नहीं भी होगी। बट एट द एंड जब बात करेंगे हम 31st की या 30th की किसी मंथ में, तो उस दिन हम एक पर्टिकुलर डेट पे बता रहे हैं ना कि हमारी कितनी सेल हुई है। सपोज करो कि जो अभी जून का मंथ चल रहा है, अभी जून के मंथ में हम कह सकते हैं कि 1 से 30 के बीच में हमारी जो सेल है वो डेली की कभी 10,000 थी, कभी 20,000 थी, कभी 25 थी, कभी 40 थी, कभी 1 लाख थी, कभी कुछ भी नहीं हुई। तो इस तरह से चलते रहे, और एट द एंड मैंने 30 जून को जब अपना एंड टोटल किया तो मैंने पाया कि 30 जून को मेरी जो सेल थी वो टोटल 1,10,00,000 रुपए की थी। तो वो 1,10,00,000 जो है 30 जून को, वो मेरा कहलाएगा स्टॉक। लेकिन 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक जो अलग अलग डेट पे जितनी भी मेरी सेल हुई है वो सारी कहलाएंगी मेरा फ्लो कॉन्सेप्ट। इसीलिए जो सप्लाई हमारी है वो हमारा कहलाता है फ्लो कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि सप्लाई किसी एक दिन नहीं होती है, सप्लाई एक कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है जो डिफरेंट प्राइजेस के साथ साथ आपका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है कि यानी डिफरेंट प्राइजेस पे डिफरेंट सप्लाई का क्वांटिटी सप्लाई हो सकती है मार्केट में। इसीलिए जो सप्लाई है हमारा है वो फ्लो कॉन्सेप्ट कहलाता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट अभी किसी को तो क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर हम आगे मूव करते हैं। तो आज की क्लास के हमारे टॉपिक रहेंगे सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई, यानी आपूर्ति एवं आपूर्ति की मात्रा। जैसे डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड था, उस तरह से न्यूनतम आपूर्ति मूल्य। 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, एक समझना जरूरी है। आपूर्ति को निर्धारण करने वाले तत्व और आपूर्ति का नियम, ये हमारे आज के क्लास के टॉपिक रहने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बारे में। ध्यान से देना, 10 मिनट आप सिर्फ इस टॉपिक को दो तो आपको कभी डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। बस थोड़ा सा ध्यान देना, 10 मिनट के लिए अपना फोन लैपटॉप जिस पे भी आप वीडियो देख रहे हैं उसके साथ चिपक कर बैठ जाओ और कुछ मत सुनना अभी 10 मिनट, सिर्फ ये चीज सुननी है आपको। सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। देखो, पहले एक मेजर डिफरेंस समझो दोनों के चीज में, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है और अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्रिएट होती ही है। सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड। सप्लाई जो है वो डिफरेंट गुड्स, डिफरेंट प्राइजेस एंड डिफरेंट टाइम। अलग अलग वस्तुएं होंगी, अलग अलग मूल्य होंगे और अलग अलग समय पर बेची जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हो मैंगो। मैंगो की सप्लाई जब 10 रुपए थी, प्राइस सप्लाई, जब 10 रुपए थी तो 10 केजी सप्लाई हो रही थी, जब 15 हुई तो 20 केजी हो गई, जब 20 हुई तो 30 केजी होगी। अलग प्राइस, अलग टाइम।
उसी तरह से आप मान सकते हो अलग गुड्स भी हो सकती हैं यहाँ पे। उसका प्राइस और सप्लाई की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। मान लो इसका प्राइस था, सप्लाई 0 थी, प्राइस 15 हुआ तो 10 बिकी, जब प्राइस 10 से 20 हुआ तो 15 हुई, और जब 30 हुआ तो 20 हुई। तो ये डिफरेंट होगी यहाँ पे सप्लाई। अगर आप एक सिंगल कमोडिटी के केस में भी रखना चाहते हो तब भी आप इतना समझ सकते हो कि देखो डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी यहाँ पे सप्लाई कर रहा है। ऑन द अदर हैंड क्वांटिटी सप्लाइड में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम a particular quantity to be supplied by supplier, मतलब कि एक निश्चित समय पर एक निश्चित मात्रा जो कि सप्लायर के द्वारा सप्लाई की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी में से देख लो कि एट द प्राइस ऑफ 15 रुपीज पर केजी मैंगो सप्लाइड 20 kg बाय अ सप्लायर। 15 रुपए के मूल्य पे 20 किलो आम जो हैं एक सप्लायर के द्वारा सप्लाई किए जा रहे हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया। ऐसे ही आप दूसरा भी ले सकते हो कि एट द प्राइस ऑफ 20 पर केजी कितने सप्लाई हो रहे हैं, 30 केजी सप्लाई किए जा रहे थे। तो जो ये डिफरेंट डिफरेंट है, मान लो एक कोई भी जो ये पेयर आप उठा रहे हो 15 पे 20 वाला या 20 पे 30 वाला, इसको हम आम भाषा में कहते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। अगर इसी टेबल को मैं आपको डायग्रामेटिक वे में समझाऊं तो ये देखो, अभी तक हम डिमांड में जो थी, डिमांड को कहां ले रहे थे, क्वांटिटी डिमांडेड होती थी यहाँ पे हमारी, यानी कि एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या होता था हमारा प्राइस होता था। अब यहाँ पे क्या होगी, सप्लाई होगी। देखो 10 पे हो रही थी, मान लो ये 10 20 सॉरी 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 5 पे कुछ नहीं थी, तो जब 10 थी तो सप्लाई कितनी थी हमारी, 10 थी। जब 15 हुई तो 20 होगी हमारी, और जब 20 हुई तो सप्लाई हमारी बढ़ के यहाँ पे कितनी हो गई, 30 हो गई। तो यहां से हमारा सप्लाई कर्व कैसा बनेगा, इसको लिखेंगे हम SS, ठीक है। अब ये तो हो गया सप्लाई। अब क्वांटिटी सप्लाइड देखो, यहाँ पे 10 पे 10 थी हमारी, 15 पे 20 थी हमारी, और 20 पे 30 थी हमारी। तो इसको लिख सकते हैं S1 S2 S3। तो क्वांटिटी सप्लाइड हमारी क्या हो जाएगी, S1 S2 या S3। क्लियर? इतना डाउट किसी को तो मैं रुकता हूं, पूछ लो। और अगर जो आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, इसको कोई रिकॉर्डेड देखने वाला है जो बाद में देख रहे हैं, लाइव नहीं देख रहे हैं, तो वो अगर कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़े इसके साथ हम। ये हमारा क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई टेबल और डायग्राम, और जनरली डेफिनेशन मीनिंग हमने समझा है। अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं, डेफिनेशन आप लिख लीजिए। सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। Supply refers to the quantity of a commodity that a supplier is able and willing to supply at given price during the given time period. Given price at the given time period। और क्वांटिटी सप्लाइड में हम लिखेंगे कि a specific quantity of the commodity, a specific, ये क्वांटिटी सप्लाइड में लिख रहे हैं हम,
a specific quantity of the supply, a specific quantity of a commodity that a supplier willing and able to supply on a given price। ठीक है, यहां ये डेफिनेशन हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था? मिनिमम सप्लाई प्राइस या मिनिमम सप्लाई, जिसको हम एक नाम से और जानते हैं आपका रिवर्स प्राइस, रिजर्व प्राइस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। मिनिमम सप्लाई प्राइस और रिजर्व सप्लाई प्राइस क्या होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूनतम आपूर्ति मूल्य अथवा आरक्षित मूल्य। देखो जरा इसको, कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है वो एक्स कमोडिटी का उत्पादन कर रहा है और उत्पादन करने में उसने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनका यूज किया। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके एक्स कमोडिटी की मान लो जितनी भी यूनिट तैयार होती हैं XYZ कितनी, उसमें पर यूनिट का जो प्राइस है वो लगभग एक्स कमोडिटी 100 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। तो जिसको आप आम भाषा में कह सकते हो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से आया है। अभी ये सिर्फ बनने का प्राइस है, अभी मार्केट में नहीं गई है गुड्स। अब जब मार्केट में जाएगी तो इस पे टैक्स भी लगेगा, शायद इस पे सब्सिडी भी मिलेगी, अभी इस पे एडवर्टाइजमेंट भी लगना है, इसमें डेप्रिसिएशन भी लगना है, कुछ भी लगा लो। तो मार्केट पहुंचते पहुंचते ये जो 100 रुपए पर यूनिट है ये 125 रुपए पर यूनिट के हिसाब से एक्स कमोडिटी मार्केट में बिकने के लिए आ जाती है। अब 125 रुपए के प्राइस में जब कोई कमोडिटी मार्केट में आती है और उसका मिनिमम प्राइस उसको नहीं मिल रहा है, जैसे 125 रुपए प्राइस नहीं मिल रहा है उस कमोडिटी का, तो क्या यहाँ पे सप्लायर आपका सेल करेगा? अगर 125 रुपए प्राइस नहीं मिलेगा उसको तो क्या सप्लायर सेल करेगा? नहीं करेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, नहीं करेगा सप्लायर सेल। कि कम से कम कोई सप्लायर जो है या प्रोड्यूसर जो है वो कहां रहना चाहेगा? प्रोड्यूसर के लिए हमने बिजनेस स्टडी में एक कंडीशन पढ़ी होगी कि आइदर मिनिमम प्रॉफिट और नो लॉस नो प्रॉफिट, जिसको हम कहते हैं एट पार, यानी बिल्कुल बराबर, जितने का बनाया उतने में ही बेच दिया, जिसको आम भाषा में कहें कि आई चलाई चल गई है हमारे बिजनेस की। तो 125 से कम मिलेगा तो नहीं बेचेगा ना कंज्यूमर्स को। हाँ, एक कंडीशन हो सकती है, क्योंकि अभी 125 नहीं मिल रहे उसको, मान लो कि मिल रहे 120 रुपए, जो 100 रुपए उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, यहां तक पहुंचने में उसको अभी 5 रुपए का लॉस हो रहा है। शायद वो मान सकता है कि 5 रुपए का लॉस एक लंबे टाइम में मैं रिकवर कर सकता हूं, लेकिन अगर इसका 120 की जगह से प्राइस ये आ जाए कि मार्केट में 95 रुपीज की सेल करनी पड़े, तो क्या आप सेल करोगे? देखो 100 रुपए की आपकी चीज बनी है और आपको कहा जा रहा है कि 95 रुपए में बेच दो, क्या बेचोगे आप? भैया मैं तो बिल्कुल नहीं बेचूंगा। इसी प्राइस को, जो 100 रुपए पर यूनिट का प्राइस है कि मिनिमम इस प्राइस से मैं नीचे नहीं बेचूंगा, इसी को आरक्षित मूल्य या न्यूनतम आपूर्ति मूल्य यानी कि मिनिमम सप्लाई प्राइस या रिजर्व प्राइस कहा जाता है। क्लियर यहां तक? कोई डाउट, किसी भी तरह का कोई हिचक मत करना, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझा हुआ लॉन्ग टाइम तक यहां रहता है और रटा हुआ हम जल्दी भूल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं इसमें अगर कोई डाउट नहीं है तो। अगर आपको ये समझ में आ गया है
तो आप अब आगे समझने में इजी हो जाएगा आपको। फैक्टर डिटरमाइनिंग द सप्लाई, निर्धारक तत्व। डिमांड में हमने सेम बात करी थी, डिमांड को बनाने वाले कुछ फैक्टर थे हमारे यहाँ, तो इसी तरह से सप्लाई को भी करने वाले कुछ फैक्टर होंगे। ये है एस एक्स, यानी कि कमोडिटी एक्स की सप्लाई के लिए फैक्टर जो हैं, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल क्या होंगे। सबसे पहले आएगा प्राइस ऑफ ऑन, यानी कि कमोडिटी का खुद का प्राइस, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, यानी संबंधित वस्तु का मूल्य इसमें आएगा। उसके बाद आएगा नंबर ऑफ फर्म्स ऑपरेटेड इन मार्केट, मतलब कि बाजार में काम करने वाली फर्म कितनी है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा जी, यानी कि गोल ऑफ द फर्म, यानी कि उसका गोल क्या है, उद्देश्य क्या है उसका। फिर आती है हमारी पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद आता है हमारा टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मतलब किस टेक्निक से प्रोडक्शन किया जा रहा है। और उसके बाद आता है आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, यानी भविष्य में होने वाली संभावनाएं हमारे पास क्या क्या होंगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इन पॉइंट्स को हम बारी बारी एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते चलते हैं। बस आपको समझ बनानी है और धैर्य बना के रखिए, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनते चलिए बस आप इसको। प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि वस्तु की कीमत। देखो, सप्लाई सीधी सी बात है कि मूल्य के साथ जो है आपूर्ति का वो सकारात्मक संबंध है। अगर जैसे सपोज करो कि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो क्या होगा, उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। यानी कि आम भाषा में कहूं, यदि कोई चीज महंगी होगी तो वो ज्यादा बेची जाएगी। अक्सर होता है जब प्याज हमारे यहाँ महंगे हो जाते हैं, तभी हमें लगता है कि ज्यादा डिमांड होने लगी है इसकी, या ज्यादा मार्केट में दिखने लगता है कभी कभी। उसके बाद है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड कमोडिटी। रिलेटेड कमोडिटी में दो तरीके की आती हैं, एक होती है आपकी सब्स्टिट्यूशनल और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी पूरक
और प्रतिस्थापन। जैसे सपोज करो प्रतिस्थापन वस्तु का है जो क्लोज में है आपके, जैसे कॉफी और टी की बात करें हम, अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड के केस में हमने क्या देखा था, प्राइस कॉफी का इंक्रीज होगा, डिमांड जो है टी की बढ़ेगी। लेकिन एक एस्पेक्ट जो हम डिमांड में नहीं देख रहे, अगर प्राइस कॉफी का इंक्रीज होगा तो कॉफी की मार्केट में सप्लाई भी तो बढ़ाएगा ना सप्लायर, कॉफी ज्यादा भी तो बेचना चाहेगा। वो बात अलग है कि कॉफी महंगी होने के कारण बिकेगी नहीं तो लोग क्या है ग्रेजुअली टी पे शिफ्ट कर जाएंगे, लेकिन इनिशियली जो इंक्रीज आएगा वो किस में आएगा, टी की डिमांड से पहले जो इंक्रीज आएगा वो कॉफी की सप्लाई में आएगा। उसके बाद जैसे बात करें पूरक की, पूरक यानी कि जो चीजें मिलके बना रहे हैं, जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें हम, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, अगर लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर महंगे हो जाएं आपके तो फाइनल प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या है, वो आपकी बढ़ जाएगी। क्या होगा, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुए तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। उसके बाद है नंबर ऑफ फर्म्स ऑपरेटेड इन द मार्केट, यानी कि एक बाजार में काम करने वाली कितनी फर्म है। जैसे सपोज करो कि अगर मार्केट में हम ये मान के चले कि सुजुकी जो है सिर्फ एक ही ऑटोमोबाइल कंपनी है और वो सालाना जो है वो 1 लाख यूनिट सेल कर रही है, आपको 1 लाख यूनिट सेल कर रही है। ग्रेजुअली क्या होता है कि टाटा मार्केट में एंट्री करता है, टाटा ऑटोमोबाइल्स, और वो सालाना जो है वो 60,000 यूनिट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर अगर बात करें तो एक साल में कितनी होगी, 1 लाख ये सेल कर रहा था, 60,000 इसने सेल करी, तो टोटल सप्लाई कितनी होगी मार्केट में, 160। तो सप्लाई बढ़ गई, जैसे जैसे फर्म बढ़ेंगी तो सप्लाई बढ़ेगी, अगर फर्म कम होती चली जाएंगी तो सप्लाई भी आपकी कम होती चली जाएगी। उसके बाद बात करें गोल ऑफ द फर्म के बारे में, यानी कि फर्म का उद्देश्य क्या है। जब मैंने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी बताया था आपको, यानी कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या बताई थी, तो उसमें जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम थी हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि किस प्रकार से उत्पादन किया जाए, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही यहाँ पे खड़ी होती है और वही आपका गोल ऑफ फर्म है। जैसे कि या तो जो फर्म है वो सोशल वर्क करेगी या फिर प्रॉफिट अर्न करेगी। अब वहां पे हमने 2 चीज पढ़ी थी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में, है मतलब हाउ टू प्रोड्यूस में लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, तो वही इन दोनों को ही डाल रहे हैं। अगर कोई फर्म सोशल वर्क कर रही है तो वो क्या लेगी, लेबर इंटेंसिव लेगी। अगर कोई प्रॉफिट मोटिव है जिसका तो वो क्या करेगी, कैपिटल इंटेंसिव लेगी। तो जैसा फर्म का गोल होगा उस हिसाब से ही सप्लाई, अगर मान लो उसका प्रॉफिट कमाना है तो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेगी, भाई महंगे रेटों पे चीज को बेचेगी, ठीक है। सोशल वेलफेयर होगा तो सस्ते रेटों में चीज बेचेगी। उसके बाद है पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है किसी भी पर्टिकुलर फर्म को लेके। जैसे हमारे यहाँ जो न्यूक्लियर लाइसेंस है वो अभी भी कुछ कंपनियों के हाथ में ही, सबको नहीं दिए जाते हैं। ऐसे ही जो अल्कोहल प्रोड्यूस करने वाला होता है, अल्कोहल और स्पिरिट का जो बिजनेस है वो सबके पास नहीं है। और जो भी पावर से रिलेटेड सोर्स हैं, जैसे आपने सुना होगा टाटा पावर या अडानी पावर या रिलायंस पावर, वो भी लिमिटेड हैंड्स में ही है, या ये कह लो कि रिसोर्स लिमिटेड है इसलिए लिमिटेड हैंड्स में है, या किसी भी तरीके से आप सोच सकते हो। अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी ऐसी पर्टिकुलर चीज के प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या बढ़वा भी सकती है। फॉर एग्जांपल वॉर टाइम में अगर गवर्नमेंट चाहती है कि मैक्सिमम वेपन बनाए जाएं, तो देश में जो भी आर्मरीज हैं हमारी, जहां पे वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं, तो वहां से मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा सप्लाई होंगे हमारे, यानी कि मार्केट में ज्यादा, मार्केट इन द सेंस डिफेंस के लिए ज्यादा अवेलेबल होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट में ज्यादा वेपन आने लगे तो हर कोई जाके खरीदना शुरू कर देगा, भाई सेल सेल सेल, एक बंदूक के साथ एक कट्टा फ्री, एक AK-47 के साथ SLR फ्री, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैन्युफैक्चरिंग में। क्यों करती है, क्योंकि किसी भी तरह से आप प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हो चाहे प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के पीछे एक टेक्निक होती है,
और टेक्निक किस तरह से काम करती है ये हम इससे भली बात रिलेटेड है। कुछ टेक्निक है हमारी, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं या किसी अपडेटेड मशीन को, जैसे फॉर एग्जांपल एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में यानी खेतों में हम अगर काम कर रहे हैं, एक है जो फार्मर है नॉर्मल ओल्ड टूल से काम कर रहा है तो प्रोडक्शन कितना होगा, और दूसरा अगर वही मॉडर्न मशीन से या मॉडर्न टूल से अगर एग्रीकल्चर करता है तो प्रोडक्शन कितना होगा, यहां प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ना। तो ये सारा टेक्नोलॉजी का खेल है। उसके बाद है हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कि किसी प्रोडक्शन को लेके किसी फर्म के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर किसी फर्म को लगता है कि फ्यूचर में इसकी डिमांड ज्यादा होने वाली है तो वो आज इसको बना के रख लेता है, मतलब मैन्युफैक्चर करके रख लेगा। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी आगे फ्यूचर में तो वो महंगे रेट पे इसको सेल करना शुरू कर देगा। अगर ये लग रहा है कि भाई कोई चीज आगे नहीं चलेगी फ्यूचर में तो उसका धीरे धीरे करके डिसकंटिन्यू करता चला जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि मारुति सुजुकी ने बहुत सारी अपनी कार डिसकंटिन्यू कर दी या कुछ के फेसलिफ्ट निकाल दिए। रीजन क्या था उनके पीछे कि उनको पता था कि मार्केट में आने के बाद एक टाइम के बाद जो कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है वो हमारे बदलते हैं और ट्रेंड के हिसाब से ही हमें अपना फ्यूचर को प्लान करना होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। नहीं तो हमारे कॉम्पिटिटर जो हैं हमसे आगे चले जाते हैं और हम बहुत पीछे रह जाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर थे हमारे जो सप्लाई को बनाते हैं या सप्लाई को निर्धारित करते हैं। इसके बाद हम करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कि सप्लाई का नियम क्या है हमारा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई यानी आपूर्ति का नियम। जैसे हमने अभी तक बात करी थी मांग के मामले में, मांग का कुछ नियम बताया था। क्या था, एक मिनट में रिकॉल कर लेते हैं कि कीमत के बढ़ने पर, वस्तु की कीमत के बढ़ने पर मांग में क्या फर्क पड़ता था, मांग घटती थी, ठीक है। अदर थिंग्स रिमेन सेम। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस द डिमांड फॉर द कमोडिटीज डिक्रीज, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे ही हम सप्लाई में करेंगे, लेकिन सप्लाई में बिल्कुल हम उलट बात करेंगे। क्या बात करेंगे, प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, सप्लाई भी इंक्रीज करेगी। क्योंकि मैंने पहले ही चैप्टर स्टार्ट करते हुए ही एक बात बताया था कि अब हम जो भी डिसीजन लेंगे, जैसे भी सोचेंगे, जैसे भी अपना एनालिसिस करेंगे, हम करेंगे एक उत्पादक के रूप में, ठीक है। अभी तक हम उपभोक्ता के रूप में बात कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं हम उत्पादक के रूप में। और उत्पादक को फायदा तभी होगा जब महंगे पे वो ज्यादा मूल्य पे वो कोई चीज बेच पाएगा, ठीक है। तो इसमें भी बात वही आती है, अदर थिंग्स या अदर फैक्टर करो बल्कि इसको, नॉट थिंग्स, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अन्य बातें समान रहने पर। If price of a commodity increases, thus quantity supplied of the commodity also increase। फॉर्मूले से हम डिनोट कर सकते हैं इसको, P increases इक्वल टू S increases। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। प्राइस और सप्लाई के बीच में यहां से क्या हुआ, हमारा पॉजिटिव रिलेशन प्रूफ हो गया हमारा। क्लियर यहां तक, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा इजी सा और सिंपल सा वे था कि आम बात क्या कह रही है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसके साथ ही उसकी सप्लाई भी यानी आपूर्ति भी बाजार में बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहां से इस नियम को मानने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, अदर फैक्टर कौन से हैं वो, ठीक है। जैसे हमने जो कि डिमांड में बात करी थी। अब डिमांड में जब हमने प्राइस के बारे में बात करा था तो और अदर फैक्टर थे जिसमें टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स था, उसके बाद क्या बोलते हैं हमारा इनकम में इम्पैक्ट था उस पे। तो यहाँ पे बेसिकली जो और फैक्टर हैं हमारे
वो क्या रहेंगे, प्राइस को एक्सेप्ट प्राइस अगर छोड़ दी जाए तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूशनल गुड्स का प्राइस पड़ेगा यहाँ पे। नंबर ऑफ फर्म्स के बारे में बात करेंगे हम। यदि प्राइस बढ़ रहा है, इसको साथ के साथ समझते चलो, 2 पॉइंट लिखे हैं, चलो पहले ये कर लेते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बात करी थी और सब्स्टिट्यूशनल गुड्स के बारे में बात करी थी। जो सब्स्टिट्यूशनल गुड्स हैं, टी एंड कॉफी, हमने एक देखा है कि अगर प्राइस टी का बढ़ता है तो डिमांड कॉफी की बढ़ती है, और प्राइस टी का बढ़ने के साथ सप्लाई भी टी की बढ़ाई जाती है। ये एक आम एग्जांपल है। अदर फैक्टर्स को कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं? सपोज करो कि जो टी की सप्लाई बढ़ाई, प्राइस बढ़ने के साथ हमने टी की सप्लाई बढ़ाई, तो जो कॉफी की डिमांड पे पड़ने वाला इंपैक्ट था, वो ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉफी के भी तो प्राइस बराबर से ही बढ़ सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, एक चांस ऑफ पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे। हमें ये पता है, देखो अगर चाय का मूल्य बढ़ेगा तो उसका रिजल्ट क्या आता था, डिमांड की, कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। तो वो किस कारण से बढ़ी कि अब डिमांड को 1 मिनट के लिए हम यहाँ छोड़ दें, प्राइस बढ़ने पे मांग का, सप्लाई का नियम क्या कह रहा है, मांग बढ़ने पे सप्लाई बढ़ेगी। अगर टी का प्राइस बढ़ा तो उसकी सप्लाई भी बढ़ाई जाएगी। मार्केट में आपने एकदम से खुली छोड़ दी चाय को, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि चाय फिर भी ना ले, डिमांड तो कॉफी की बढ़ी गई ना। प्राइस ज्यादा हो गया, सप्लाई ज्यादा कर दो, लेकिन उधर कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, महंगी होगी, लेकिन वो सप्लाई की उसकी बढ़ेगी। अभी भी नहीं आया समझ में? देख भाई, टी है, कॉफी है, अभी सब्स्टिट्यूशनल में ना लेके चल, बस ये देख, ये सब्स्टिट्यूशनल है एक दूसरे की। अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो तेरा डिमांड में हम क्या करते थे, कॉफी की डिमांड बढ़ा रहे थे हम। ये एक जनरल फिनोमिना है, क्रॉस इलास्टिसिटी में बात कर ले या सब्स्टिट्यूशनल गुड्स के मामले में बात कर ले। लेकिन अभी 1 मिनट के लिए कॉफी को भूल जा, कॉफी की हम अभी जिक्र नहीं कर रहे, कॉफी है ही नहीं मार्केट में, इसका प्राइस बढ़ा है। अब आप सोच रहे हो एज अ मैन्युफैक्चरर के रूप में, मतलब आपने चाय बनाने वाली कंपनी हो, आप कुछ भी लगा लो, चिराग चाय वाले हो, वैसे भी चाय वाले बड़े फेमस है आजकल देश में। अगर प्राइस इसका बढ़ा तो आप क्या करोगे, बीइंग मैन्युफैक्चरर आप क्या करोगे, सप्लाई बढ़ाओगे मार्केट में, ठीक है, सप्लाई बढ़ी यानी कि बाजार में सप्लाई ही सप्लाई, सप्लाई ही सप्लाई। लेकिन एक्सेप्शनल केस, चाय का प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, अरे सप्लाई बढ़नी चाहिए ना, बढ़ी तो नहीं ना। चाय मत भूलो कि एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, नेचुरल उसमें आएगा। अगर आपके असम से या दार्जिलिंग से चाय ही ना आए, आपके पास चाय उगे ही नहीं, या उस साल प्रोडक्शन ही कम हुआ है, बढ़ाते रहो चाय का प्राइस, कहां से बढ़ाओगे आप सप्लाई? नियम फेल हो गया ना। प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई आप बढ़ा ही नहीं सकते अगर आपके पास पहले से ही लिमिटेड स्टॉक है। समझ गए बात? एक्सेप्शन। उसके बाद बात करें हम आपका, अगर चाय का हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है तो फिर मतलब उसके तो ऑलरेडी प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपकी दूसरा, आप वाली भी बात ले लेते हूँ। मेरे पास चाय का स्टॉक है, मान लो पहले से पड़ा है, और लिमिटेड है, मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि आपने लिमिटेड में 100 क्विंटल है आपके पास पड़ा हुआ आज के टाइम में, ये मान लिया कि आपने 100 क्विंटल जो, जैसे प्राइस बढ़ा, बी का मैन्युफैक्चर, मैंने सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन चाय के बागानों में बारिश या तूफान के कारण चाय के बागान नष्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से चाय नहीं मिल पा रही है और चाय का निर्माण बंद हो गया, ठीक है। लेकिन मेरे पास चाय पड़ी है अभी और मुझे कुछ ना कुछ उसका अरेंजमेंट करना, तो मैं वो तो ऑलरेडी ही जितनी चाय बची हुई है मेरे पास, उसके तो मार्केट में वो ब्लैक होगी एक तरह से, उसके तो डिमांड, उसका तो प्राइस बढ़ेगा ही। हाँ, उतने का ही तो बढ़ा सकते हो ना, जितने की आपके पास लिमिट है उतने की ही तो सप्लाई बढ़ा सकते हो। आपके पास 100 क्विंटल पड़ी थी मान लो, चाहे आपने 100 क्विंटल स्टोर कर रखी थी, लेकिन मार्केट में डिमांड क्या यही है, सिर्फ 100 क्विंटल ही रहेगी। जब 100, चलो 200 क्विंटल से जब ज्यादा ऊपर आएगी तब क्या करोगे? एक टाइम तो आगे चाय खत्म होगी ना कहीं तो ये प्राइस और सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट खराब होगा ना हमारा।
हमारे पास स्टोर करो, 200 क्विंटल मार्केट की डिमांड है, उस सिचुएशन में फिर सप्लाई हमारे पास है नहीं, तो लोग कॉफी पे शिफ्ट करेंगे। तो यार मैं वही तो बात कह रहा हूँ, यहाँ तक मैंने क्या कहा है, मैंने आप वाली ही बात कही है कि सप्लाई बढ़ेगी तो जरूर, लेकिन एक लिमिट के साथ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, एक लिमिट के बाद सप्लाई नहीं बढ़ा सकते आप। वो लिमिट यही है कि 100 क्विंटल चाय खत्म होने के बाद जब आपके पास चाय है ही नहीं तो बढ़ाओगे कहां से सप्लाई मार्केट में? अब तो शिफ्ट वाला ऑप्शन आएगा ही ना, तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा लोगों को। अब दूसरा अगर मैं बात करूं इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वाली जो बात है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़े हैं, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने में इन चारों की जरूरत पड़ती है। आज मुझे लेबर मिल रही थी 100 रुपए के हिसाब से, लेबर का रेट बढ़ गया 120 रुपए के हिसाब से लेबर मिल रही है, लैंड का रेट बढ़ गया, एट आउटपुट का रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ठीक है, प्राइस बढ़ेगा, उसका प्राइस बढ़ेगा तो क्या सप्लाई बढ़ा पाएंगे हम? अगर हमें ही चीज महंगी पड़ रही है पहले से, अभी मार्केट में नहीं, अगर मुझे ही चीज पहले से महंगी पड़ रही है तो मैं कैसे बढ़ा दूंगा सप्लाई? मेरे पास सप्लाई नहीं बढ़ा पाएंगे लेकिन प्राइस तो बढ़ा देंगे। प्राइस बढ़ा सकते हो, बात यहाँ पे सप्लाई की हो रही है। आप एक चीज पहले से ही, मान लो आपके पास 100 रुपए थे और आपको ये पता था 100 रुपए में आप 200 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो, रिसोर्सेज तो लिमिटेड थे ना यहाँ पे आपके। अब आपको पता है कि 200 यूनिट का जो खर्चा था, मतलब 100 रुपए में आप 200 यूनिट बना रहे थे, अब उसी 100 रुपए से आप बना रहे हो लगभग 150 यूनिट, कैसे बढ़ाओगे सप्लाई? ठीक, आ जाओ अगला, नंबर ऑफ फर्म के बारे में। अगला जो फैक्टर है, अदर फैक्टर के बारे में बात करें, नंबर ऑफ फर्म्स है जो हमारी, अगर मार्केट में फर्म ही नहीं है, कितनी एक सप्लाई, फिर वही रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे एक जगह पे आके, 1000, 2000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, कहीं तो रिस्ट्रिक्ट होगे ना आप किसी भी चीज में। अनलिमिटेड तो हो नहीं सकते आप, भगवान तो हो नहीं कि भाई जादुई छड़ी घुमाओगे और प्रोडक्शन होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। ह्यूमन बीइंग की एक लिमिटेशन है रिसोर्सेज को लेके, है ना। मार्केट में पहले 2 फर्म थी, एक 1 लाख प्रोड्यूस कर रही थी, एक 60,000 प्रोड्यूस कर रही थी। टोटल मार्केट में कितनी सप्लाई हो रही थी? 1,60,000 की। ठीक है, एक फर्म को ताला लग गया, फर्म ही नहीं है दूसरी, या बैंकरप्ट होगी वो फर्म, मार्केट में कितनी सप्लाई रहेगी? मान लो सपोज करके 60,000 वाली को ताला लग गया, 1 ही लाख तो बची, कैसे बढ़ा दोगे सप्लाई आप? बढ़ता रहे प्राइस, आप कुछ कर ही नहीं सकते। ब्लैक मार्केटिंग, देखो मतलब ऑफ द टॉपिक जाके बता रहा हूं थोड़ा सा, ये जर्नल इकोनॉमिक्स की बात है। ब्लैक मार्केटिंग और होल्डिंग कहां से स्टार्ट होती है? कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। प्राइस बढ़ने पे हम सप्लाई तो बढ़ा रहे हैं, उसमें जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है वो बहुत बड़ा मैटर करती है। हमें लगने लगता है कि फ्यूचर में जाके और प्राइस बढ़ेगा, तो हम आज शॉर्टेज दिखानी शुरू कर देते हैं। ठीक है, शॉर्टेज दिखानी शुरू कर दी, इकट्ठा करना शुरू कर दिया, होल्डिंग होगी वो। अब जब लगेगा कि बिल्कुल मार्केट में है नहीं, तब वो चीज ब्लैक में बिकनी शुरू हो जाएगी, तो प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगा उसका। डिमांड तो जितनी है मार्केट में उतनी ही रहेगी। इस चीज को, सप्लाई साइड को, आप जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ोगे तब थोड़ा सा और बेटर कनेक्ट कर पाओगे, तब वहां आप जानोगे कि बाजार का इक्विलिब्रियम कैसे बन रहा है। कि कई बार ऐसा होता है कि सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो रही है, कई बार ऐसा होता है डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो रही है, तो उस कंडीशन में 2 चीज अप्लाई करनी पड़ती है कि थोड़ा सा डिमांड को कम करो, थोड़ा सा सप्लाई को बढ़ाओ, थोड़ा सा सप्लाई को कम करो, थोड़ा सा डिमांड को बढ़ाओ। ऐसे जाके एक मार्केट में इक्विलिब्रियम बनाते हैं हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के लिए, तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट को सिर्फ इतना ही समझने की कोशिश करो जितना कि यहाँ पे कि भाई जो अपोजिट चीज है वो कैसे इंपैक्ट डालेगी इस पे। चलो इतना तो लिख लो पहले, फिर अदर फैक्टर के बारे में वो कर दूंगा मैं। चिराग भाई की डिमांड पे थोड़ा सा और सिंपल किया जाए, लॉ ऑफ सप्लाई को हमने जान लिया क्या है, प्राइस के इंक्रीज होने पे सप्लाई इंक्रीज होगी, इतनी बात खत्म हो जानी चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे मेनली जो फर्क पड़ रहा है, जो नियम है वो किस पे चल रहा है? बेसिकली प्राइस पे। प्राइस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, प्राइस मेन डिटर्मिनेंट है कि अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन होगा तो सप्लाई पे इंपैक्ट करेगा। तो क्या मैं यहां से ये नहीं लिख सकता, क्या बोलते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस? बन गया, वही नियम बन गया भाई, जितना इसमें फर्क होगा उतना ही उसमें फर्क पड़ेगा।
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, डेल्टा का मतलब चेंज होता है और इसका मतलब चेंज का भी मतलब होता है P1 सॉरी हाँ P1 माइनस P0 और Q1 माइनस Q0। ये हमने डिमांड के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब निकाली थी तब ये हमने किया भी था। यहाँ पे QS कर सकते हो, क्वांटिटी सप्लाइड जो पहले थी और बाद में थी, उससे ये फॉर्मूला डिराइव होता है हमारा। यहाँ तक सेम उसी तरह जैसे डिमांड। हाँ, बस वहां पे D था, यहाँ पे S है। ठीक है, वहां पे हमने एक चीज लगाई थी, नेगेटिव का निशान लगाया था, यहाँ पे हम नहीं लगा रहे क्योंकि पॉजिटिव अंडरस्टूड है। नेगेटिव लगाने के पीछे कारण ये था क्योंकि प्राइस और डिमांड का रिलेशन जो था नेगेटिव था। ठीक है, क्लियर यहाँ तक चिराग? क्लियर है। अब उसी तरीके से पहले हम बात कर लेते हैं अजम्पशंस की, मान्यताएं। ठीक है, no change in factor of production, no change in number of firms, no change in goals of firm, no change in government policies, no impact of future expectations। ठीक है, सप्लाई जो लॉ ऑफ सप्लाई है यानी आपूर्ति का जो नियम है वो बेसिकली आपका कब काम करेगा, वो काम करेगा तब जब इन चीजों को हमने कांस्टेंट रखा है, जिसको हमने कहा है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या चीज होनी चाहिए? ये 5 चीज हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए। नो चेंज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें पता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगर other things remains same then price will increase and also increase supply। हाँ, तब ये नियम काम करता है बिल्कुल। कि ये चेंज अगर इनमें कोई ये कांस्टेंट है तब ये नियम हाँ, काम करता है। बिल्कुल। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि मेन इंपैक्ट किस चीज का है? प्राइस का है। तो ऑब्वियस सी बात है कि और चीज देखो यार, जब डिमांड की डेफिनेशन करी थी हमने, मैं बार बार डिमांड से इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि उससे समझ में आ जाएगा। डिमांड हमारे पार्ट की बात थी ना, अभी हम दूसरे के पार्ट की बात कर रहे हैं। डिमांड में हमने क्या करा था, या तो प्राइस इंपैक्ट करता है या अदर फैक्टर इंपैक्ट करते हैं, दो चीज इंपैक्ट कर रही थी डिमांड को। उसी तरह से सप्लाई को भी हमारा जो है वो एक प्राइस इंपैक्ट करेगा और एक अदर फैक्टर इंपैक्ट करेंगे। ठीक है, प्राइस तो हमने बात कर ही ली कि प्राइस का तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तो वो करेगी, बढ़ेगी, घटेगा तो घटेगी। जो हमारे अदर फैक्टर हैं उनका क्या, उनको भी तो कंट्रोल करना है ना हमें, तो इसलिए इनको हम कांस्टेंट कर रहे हैं यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई में। कांस्टेंट करने का मतलब क्या है कि जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो रेट पहले था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, अगर पहले 100 रुपए में आ रही थी तो अभी भी 100 रुपए में ही आनी चाहिए, और तभी आपका प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई आपकी बढ़ेगी। उसके बाद किसी में भी इफेक्ट पड़ा, हाँ 1.1 पैसे का भी, तो लॉ ऑफ नियम काम नहीं करेगा, लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा। कुछ इनके अलावा जो कुछ भी बढ़े, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये ना बढ़े। देखो अगर ये बढ़ते हैं तो जैसे हमने डिमांड में चेंज ऑफ डिमांड कर्व, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, कॉन्ट्रैक्शन और वो क्या बोलता था, सॉरी हाँ अरे यार कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था, इंक्रीज और डिक्रीज पढ़ा था। ऐसे ही जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन है वो होगा यहाँ पे प्राइस के कारण, और इंक्रीज और डिक्रीज होगा अदर फैक्टर के कारण। वो आगे पढ़ेंगे, इसके बाद वही चीज हमने पढ़नी है, मोमेंट ऑफ सप्लाई कर्व के नाम से जानेंगे हम उसको, उस टॉपिक को। लेकिन अभी यहां बात करो, देखो बेसिकली क्या है, जो पूर्ति का नियम है यानी लॉ ऑफ सप्लाई कब काम करेगा,
जब ये चीजें हमारी कांस्टेंट होंगी। अब इनको एक एक मिनट में समझते रहो, जहां डाउट हो वो रोक लेना। नो चेंज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, चार हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है मेजरली। अगर उनका प्राइस नहीं बढ़ेगा तो उसी रेट पे हमारा प्रोडक्शन बनेगा जिस रेट पे बन रहा था, तभी हम मानेंगे ना कि अगर कोई चीज महंगी बिकेगी तभी तो हम बेचेंगे। अगर हम बनाएंगे ही महंगी, पहले से ही महंगी बना रहे हैं, तो हम उसको और कितना महंगा करेंगे। अगर एक लिमिट से ज्यादा महंगी होगी तो डिमांड ही घट जाएगी, इसकी खत्म ही हो जाएगी। नो चेंज इन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये चार यूज करके मान लो एक मोबाइल की कीमत इनको यूज करते हुए आती है 1000 रुपए, ठीक है। 1000 रुपए में एक मोबाइल बन रहा है हमारा। अगर इनकी प्राइस बढ़ जाती है किसी भी एक की या चारों की, और यही 1000 की जगह ये 1200 रुपए का बनने लगा, आपने पहले से ही चीज महंगी कर ली, आपने बनाई महंगी पड़ेगी ना। अब कैसे कम करोगे कि प्राइस बढ़ेगा तो आप ज्यादा सप्लाई करोगे। अगर मान लो मार्केट में प्राइस ही 1200 रुपए तक बढ़ा, पहले 1000 की बिक रही थी ना चीज, मार्केट में प्राइस ही 1200 रुपए तक बढ़ा है, आपने तो चीज ही 1200 रुपए की बनाई है यार, कैसे ज्यादा बेच दोगे इस पे। समझ गए बात। 1000 रुपए का तो मोबाइल पड़ गया, 1000 रुपए का मोबाइल बनता था, ठीक है। 1000 रुपए की जगह अब की बार आपने कुछ तूफानी करने की सोचा और लेबर बदल ली या टेक्निक बदल ली, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से कुछ भी चेंज कर लिया, उसके कारण से क्या हुआ, जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी यानी कॉस्ट प्राइस था वो आपका 1000 की जगह 1200 रुपए बना, ठीक है, इस महीने आपका। और आपने देखा कि इस महीने तो यार डिमांड मैक्सिमम प्राइस ही 1200 रुपए गया है। जैसे एग्रीकल्चर में होता है हमारा, जब गेहूं का या चावल का एमएसपी दिया जाता है, उस टाइम मान लो सपोज करो इस साल 5400 एमएसपी था हमारा पर क्विंटल का, ठीक है। अब 5400 का मतलब यही था ना कि भाई मिनिमम 5400 तो मिलने ही मिलने हैं। अरे एग्जांपल दे रहा हूं, सीरियसली नहीं था, कभी ये कहो कि 5400 तो किसी चीज का हुआ ही, चीज का प्रोडक्ट का, मैं कह रहा हूं कि राइस का था, जौ का था, किसी भी चीज का एक 5400 रुपए पर क्विंटल का एमएसपी था हमारा। भाई 54, इसका मतलब एमएसपी का मतलब यही हुआ ना कि मिनिमम इतना मिलना ही मिलना है। अब मेरा जो प्रोडक्शन था फाइनली, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था मेरा, जिस भी चीज का 5400 रेट था, मान ले राइस का था, राइस की मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट ही 5400 रुपए आई है, पर क्विंटल की जो मेरी हार्वेस्टिंग की कॉस्ट है वही 5400 रुपए आ गई, तो मैं कितना महंगा बेच लूंगा मार्केट में। सप्लाई का नियम तो खराब हो गया ना यहाँ पे, मैं ज्यादा बेच ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तो, दुनिया तो प्रॉफिट कमाएगी। मोनू ने 5000 में पैदा किया, 5400 रुपए में बेच रहा है, मैंने 4800 रुपए में पैदा किया, 5400 रुपए बेच रहा हूं, हमारे तो मजे ही मजे हैं। आपने बनाया ही 5400 में बेचोगे, क्या फायदा कमाओगे आप फिर। बस वही तो कह रहा है कि वो चेंज नहीं होना चाहिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो पहले से चल रहे थे वही चलने चाहिए। ओके ठीक है, अब आ गया, शुक्र है, आ तो गया। चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स, जितनी पहले मार्केट में फर्म ऑपरेट कर रही थी उतनी ही करनी चाहिए, ना घटे ना बढ़े। अगर फर्म बढ़ जाती है तो सप्लाई वैसे ही बढ़ जाएगी, अगर फर्म घट गई तो सप्लाई वैसे ही घट जाएगी। तो फर्म भी हमारी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, घटने से सप्लाई घट जाएगी। तो जितनी फर्म है उतनी ही रहेगी, तभी हमारी सप्लाई का नियम काम करेगा। अगर फर्म बढ़ती है तो भी लो ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा, समझ लो वो भी कैसे नहीं करेगा। पहले मार्केट में सपोज करो 10 फर्म थी मोबाइल बनाने वाली, ठीक है जी, हर फर्म 100 यूनिट प्रोड्यूस करती थी, इनटू 10, मार्केट में कितना आ गया टोटल, 1000 यूनिट आ रही थी। अब 1000 यूनिट पर यूनिट का प्राइस था 1000 रुपीज। एक जो यूनिट बिक रही थी वो 1000 रुपए में बिक रही थी, क्योंकि मार्केट में सिर्फ 1000 ही यूनिट अवेलेबल थी और मार्केट में 10 फर्म अपडेट कर रही थी। हम तीनों को कुछ शौक चढ़ा और हम 3 जने भी कूद गए, अब मार्केट में होगी 13 फर्म, ठीक है। अगर इसी रेट से भी मैं प्रोडक्शन करूं, 100 यूनिट भी पर रिकॉर्डिंग बनाऊंगा तो कितनी यूनिट होगी, 1300 यूनिट नहीं होगी मार्केट में।
तो पर यूनिट का रेट तो वही है, 1000 रुपए ही है अभी तो, ठीक। प्राइस नहीं बढ़ पाया यहाँ पे, तो अगर दोनों में से एक चीज भी फेल तो नियम फेल। अगला है नो चेंज इन गोल ऑफ फर्म। अभी तक जैसे चाइना जब आजाद हुआ तो चाइना का जो था सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी चाइना में, जैसा कि हम सबने पढ़ा है। अब वो एक्चुअल में क्या थी वो नहीं है, लेकिन बुक में सोशलिस्टिक इकोनॉमी ही पढ़ाया जाता है। जब रिपब्लिकन पार्टी आई तो उसने सोशलिस्टिक इकोनॉमी को चेंज करके दूसरी इकोनॉमी ले आए, वो मतलब मार्केट बेस्ड इकोनॉमी लेके आए कि जहां पे जो प्रोडक्शन है वो कंट्रोल करेगा मार्केट फोर्सेस। तो उसके कारण से चाइना में अब प्रोडक्शन, लेबर सस्ती थी, प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा। फर्म का मतलब था यहाँ पे कि अभी तक तो मैं जनसेवा में चल रहा था, अब मेरा मूड हो गया कि अब मैं जनसेवा नहीं करूंगा, मैं भी पैसा कमाऊंगा, ठीक है। तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा जब एक फर्म और एंटर कर जाएगी। जैसे और थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल में समझो, मार्केट में अभी मेन रूप से 2 खिलाड़ी हैं, मोबाइल टेलीकॉम की मार्केट में बात करें, जियो और एयरटेल, ठीक है। वोडा वीआई का जैसा हाल है सबको पता है, उसको आउट ऑफ द गेम रखो। एक जो गवर्नमेंट प्लेयर है बीएसएनएल मार्केट में खेल रहा है एज अ स्लीपिंग। अब बीएसएनएल कल सुधर जाए, या ये कहूं हमारे सो कॉल्ड जो लीडर्स हैं वो बीएसएनएल को ठीक करने के लिए सोच लें, उसका जो गोल है फर्म का वो चेंज हो जाता है। बीएसएनएल ने सोच लिया कि मैं भी बेटर कॉम्पिटेंट सर्विस दूंगा और मार्केट में टिकना है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अगर उसी सेम प्राइस पे बीएसएनएल लड़ जाए तो जियो और अंबानी जियो और एयरटेल के तो ताले लग जाएंगे। ठीक, बदल दिया ना फर्म ने, एक फर्म ने ही कांस्टेंट बदल दिया सारा, मतलब सिनेरियो पूरा मार्केट का एक फर्म ही चेंज कर सकती है अगर एक फर्म भी अपना गोल चेंज कर ले तो। उसके बाद द चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी का देखो ऊपर वाले से कोरिलेट भी कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर दे, बीएसएनएल को अगर सुधारने में आ जाए गवर्नमेंट, तो उसका इंपैक्ट कुछ और हो सकता है। या अगर दूसरे एग्जांपल में ले, जैसे रेलवे है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है और कोई ट्रेन नहीं चला सकता, गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ पॉलिसी चेंज कर देती है कि प्राइवेट प्लेयर को एंट्री दे दे, जैसे एलपीजी में किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया जब 1991 में। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था कि लाइसेंसिंग से फ्री कर दिया था बहुत सारी कंपनी को। अब ऐसा ही अगर चिराग को, मोनू को, मेरे को लाइसेंस मिल जाएगी, अपनी अपनी रेल चला लो, और हमारे पास इतनी कैपिटल हो और हम भी अपनी अपनी रेल चला लें और पटड़ियां बिछानी शुरू कर दें, तो क्या होगा? सोचो। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अब किसी फर्म को यह पता है कि भाई फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है, जैसे E20 और E85 का जो अभी सीन चल रहा है, अगर वो ऐसा ना होता जैसा वो है तो सिनेरियो मार्केट में कुछ और होता जो कि नहीं है। डिप्लोमेटिक आंसर, तुम समझदार हो, मैं सारी चीजें नहीं कह सकता क्योंकि कुछ पब्लिक स्पीकिंग की भी लिमिट्स हैं मेरे लिए, बट ये है। और एग्जांपल ले लेते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। मान लो सपोज करो कि आपको ये ईवी भी छोड़ो, वो फिर उसमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट वाला इन्वॉल्व हो जाएगा। ब्रेड बनाने वाली है, अब बेकरी की दुकान है आपकी, ठीक है, ब्रेड बना रहे हो, कल आपको पता लग जाए कि आपके पड़ोस में भंडारा है और भंडारे में ब्रेड पकोड़े बनने वाले हैं, आप आज ज्यादा छापोगे या नहीं छापोगे ब्रेड? तो छपेगा तो मार्केट में तो सप्लाई बढ़ गई एकदम से, शॉर्ट टर्म के लिए तो बढ़ गई। वहां से ना लेकर कहीं और से भी। अरे हम एक हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं ना कि मार्केट में एक ही बेकरी है, एक्सपेक्टेशन है उसमें तो ये कैसे लेंगे, एक वो थोड़ी पता साइंस से जैसे सरपंची के लड्डू बढ़ाता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर को अगर हम कांस्टेंट लेके चलते हैं तभी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई हमारा इंप्लीमेंट होता है। अब इसको जो प्राइस वाला है, प्राइस वाला एक फैक्टर है, मेन फैक्टर है, इसको हम अदर थिंग्स बोलते हैं। अगर इसमें चेंज होता है यानी प्राइस में चेंज होता है तो इसका इंपैक्ट पड़ता है सप्लाई कर्व में। तो इससे क्या आएगा? वो था अपना कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन। अभी आगे कराऊंगा इस टॉपिक को, बस यहां से एक समझते चलो ताकि आगे काम आ जाए। अगर प्राइस में फर्क आता है सप्लाई से, मतलब सप्लाई के कारण, प्राइस के कारण अगर सप्लाई प्रभावित होती है, प्राइस कौन सा? ऑन कमोडिटी। प्राइस के बारे में जब भी बात हो, चाहे वो डिमांड में बात हो चाहे वो सप्लाई में बात हो, तो याद रखना कि उसको खुद की टांग पकड़नी है, मतलब वस्तु की खुद की कीमत।
अगर उसमें चेंज होता है, प्राइस के कारण चेंज होता है, तो आपका एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होंगे, जिसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ कर्व या मूवमेंट अलोंग द कर्व, सप्लाई कर्व या डिमांड कर्व। अगर प्राइस इन अदर फैक्टर के कारण सप्लाई में कोई फर्क आता है, इन अदर फैक्टर के कारण यदि सप्लाई में कोई फर्क आता है, तो इसको हम कहेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन, अगर प्राइस के कारण आते हैं। ठीक है, एजम्पशंस हो गए, लो सप्लाई में आता है इनके कारण अगर, तो इंक्रीज और डिक्रीज, और अगर प्राइस में आता है इन्हीं के कारण। सो वेल, टॉपिक को फिलहाल यहीं पॉज दे रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसके बाद अगर मैं आज ही सारा करा दूंगा तो एक जबरदस्त खिचड़ी बन जाएगी दिमाग की, ना खा पाओगे ना निकाल पाओगे। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जब तक आप लोगों के कमेंट का वेट रहेगा, और वीडियो अच्छी लगे, आप लोगों के कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने उन फ्रेंड्स को, उन सभी को शेयर कीजिए जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या एक अच्छे कंटेंट की तलाश में है, चाहे किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो या स्कूल बोर्ड एग्जाम लेवल हो या फिर सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। यहाँ पे बिल्कुल कॉन्सेप्ट को जीरो से और बिल्कुल इजी वे में समझाने की मेरी कोशिश रहती है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट का इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट बने, इकोनॉमिक्स बोरिंग ना लगे, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा जा रहा है, जो इकोनॉमिक्स को ना पढ़ने का रीजन है वो यही है कि इकोनॉमिक्स को हम पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, समझने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। जबकि इकोनॉमिक्स इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका कि अगर आप इकोनॉमिक्स को समझने लगोगे तो आपको हर चीज जो आपसे जुड़ी हुई है वो आपको समझ में आने लगेगी कि कैसे जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं आपके, किस तरह से आपकी डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, माँ बाप की सेवा कीजिए और पर्यावरण को बचाइए। थैंक यू।